हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स। दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन योर GS2 एग्जाम्स एज वेल एज प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स और GS2। बिफोर स्टार्टिंग लास्ट वीक्स डेवलपमेंट, उनको कवर करने से पहले आई वॉन्ट टू आंसर कपल ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय सम स्टूडेंट्स। उसमें से एक बच्चे ने बड़ा फेयर क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने पूछा कि सर, आपने जो ये लोकायुक्त करवाया है नागालैंड वाला, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CVC एंड लोकपाल या लोकायुक्त। अब ना बच्चे, नेक्स्ट मंडे से, फ्रॉम दिस मंडे ऑनवर्ड्स, आई विल टीच यू पॉलिटी एंड राघव सर विल टीच यू इकोनॉमी। सो इन पॉलिटी, फॉर द अनइनिशिएटेड वंस आई एम टेलिंग यू, जिन्होंने ऑलरेडी नहीं पढ़ा, अगर कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ रहा है दैट मीन्स वो ऑलरेडी खुद भी पढ़ा हुआ है उन्होंने। तो CBC क्या है, लोकायुक्त लोकपाल क्या है, ये हम आपको पॉलिटी में डिटेल में करवाएंगे। बट इन एनी केस, वो जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था वो बड़ा फेयर क्वेश्चन था, तो मैं आपको उसका आंसर देना चाहता हूँ कि एक तो ना, मतलब अ, एक तो नॉर्मल से मान लो दो बॉडीज हो गई, CVC और लोकायुक्त। जिनको ये पता नहीं लग रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो बच्चे, मैंने लास्ट सैटरडे को, हाँ या सैटरडे को, जो हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स लिए थे ना, जैसे ये IR के ले रहे हैं, उसमें मैंने नागालैंड के लोकायुक्त का इशू करवाया था जो न्यूज़ में चल रहा था। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट हैज़ आस्क्ड अ क्वेश्चन। नाउ CVC भी यही काम करता है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में करप्शन हो रही है तो उसके ऊपर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन। लोकपाल भी यही काम करता है। डिफरेंस एक तो जो है, जो प्रोसीजरल है कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ये कितनी देर के लिए चुने जाते हैं, कौन से एक्ट के अंडर सेलेक्ट होते हैं। इनके भी ऐसे ऐसे खुद के एक्ट हैं, खुद की अपॉइंटमेंट है, खुद का सिलेक्शन प्रोसीजर है। आई एम प्रिटी श्योर कि स्टूडेंट भी इस कॉन्टेक्स्ट के डिफरेंस नहीं पूछ रहा। स्टूडेंट ने पूछा है कि सर, आप ये बताओ कि इन दोनों की ज्यूरिसडिक्शन की क्या प्रॉब्लम है, कि यार वो भी वही काम करते हैं, वो भी वही काम करते हैं। सो आई मस्ट टेल यू दैट इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, सो मच सो दैट आई वॉन्ट टू शो यू वन थिंग। रिसेंटली इंडिया के CVC का एक आर्टिकल ही आया था इंडियन एक्सप्रेस में कि इतना ज़्यादा ओवरलैप है, ये देखो, एन ओवरलैप इन सम एरियाज एट लुक्स लाइक कि CVC ही इज रिपोर्टिंग टू लोकपाल। तो ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉपर आर्टिकल इसी के ऊपर है कि लोकपाल जब से सेटअप हो गया है तो CVC का क्या रोल है। तो बोलते हैं कि हम खुद पार्लियामेंट्री कमिटीज को यही बोल रहे हैं। कमिंग बैक टू दिस, वो बस मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिखाना था कि कमिंग बैक टू दिस, इवन लोकपाल इवन Lokpal and CVC people, they are saying to parliamentary committees that you must do one thing, कि यार ये देखो, ये जो तीन चीज़ें हैं, चार चीज़ें करप्शन से रिलेटेड, ये लोकपाल करेगा, और ये जो चार चीज़ें हैं, तीन चीज़ें, ये CVC करेगा। देयर मस्ट बी अ क्लैरिटी ऑफ jurisdiction, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्लैरिटी ऑफ एम, ऑब्जेक्टिव एंड पावर्स, सो दैट इनका ये रोल ओवरलैप ना करे। हाउएवर, एक चीज़ जो मैं आपको अभी बता सकता हूँ, जितने का भी मैंने आपको पढ़ाया उसके बेसिस पे, बच्चे, जो CVC है ना, वो एज सच इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, एज सच इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। वो CBI को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो बाकी बॉडीज़ को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो भी कर सकती हैं। दे कैन ऑल्सो डायरेक्ट पुलिस, ठीक। विजिलेंस वाले जो हैं, वो किसी ना किसी को बोलते हैं कि यार ये हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन बिठा दी। अब वो इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो विजिलेंस वालों के अंडर ही हो रही होती है ऑल्दो, लेकिन जो लोकपाल है वो थोड़ा सा, मतलब इन्वेस्टिगेशन भी, आपको वो बोल सकते हैं कि यार हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सो दैट इज़ वन डिफरेंस जिससे आप अभी काम चला सकते हो। ऑल्दो ये इशू ही अपने आप में, ये आपको मेंस में क्वेश्चन आएगा जो ये बच्चे ने पूछा, और मैं आपको इसको अच्छे से करवाऊंगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। क्या रही इस हफ्ते की खबरें, या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़, आपको पता है कि बाल्टिक रीजन जो है काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है, तो अपने को यही पता होना चाहिए कि बाल्टिक रीजन बोलते किसको है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म। अगर आप देखोगे ना, तो जो 3 सॉवरेन स्टेट्स हैं नॉर्दर्न यूरोप की, मैंने आपको लास्ट वीक में भी करवाया था कि बेलारूस का केस ना, उसकी जो 3 सॉवरेन स्टेट्स हैं, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुएनिया, इनको क्या बोलते हैं,
बाल्टिक नेशंस, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुएनिया। बेटा यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। यूपीएससी कम से कम से 10 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में ना बिल्कुल ऐसे वाले डालता है जिसमें होते बिल्कुल सिंपल है, बट अ टिपिकल स्टूडेंट इज क्लूलेस। लिख देंगे विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ बाल्टिक नेशन। पहला लिख देंगे लाटविया, दूसरा लिथुएनिया, तीसरा एस्टोनिया, चौथा रोमानिया या पोलैंड। तो फिर आपको ना पता नहीं रहता कि कौन सा नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि बाल्टिक नेशन कौन कौन से हैं जो बेलारूस के साथ में लगते हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया। इसमें इम्पॉर्टेंट जो है इनके बारे में क्या है कि ये तीनों यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। अब आप यूरोपियन यूनियन तो बहुत डिटेल में कर चुके हो, ठीक। नेटो के मेंबर्स हैं ये। इससे आपको क्या पता लगता है, अगर से मैं आपको भी इनका मैप भी दिखाऊंगा। अगर से ये रशिया है और ये है लाटविया, लिथुएनिया और ये एस्टोनिया, एस्टोनिया की डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ भी है। इफ दीज नेशंस आर पार्ट ऑफ नेटो, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसको आईआर से जोड़ के देखें पीछे से, दैट मीन्स वाओ, यूएसए ने जो अर्स्ट वाइल यूएसएसआर की कंट्रीज हैं उन तक को नेटो का मेंबर बना लिया है। इतना ज़्यादा रशिया के नेबरहुड में डोमिनेट करता है यूएसए अब, कि बिल्कुल यहाँ तक के मेंबर्स भी उसके मिलिट्री अलायंस हैं जो कल यूएसएसआर के मेंबर हुआ करते थे, टूटी स्टेट्स, और वो बन गए नेटो के मेंबर, और यूरोजोन वगैरह के भी मेंबर हैं, ओईसीडी के भी। तो इसमें क्या होता है कि ये इन सब तीन कंट्रीज को क्या बोला जाता है, दैट दीज कंट्रीज आर क्लासिफाइड एज गुड कंट्रीज, एज इन हाई इनकम कंट्रीज इकोनॉमीज। वर्ल्ड बैंक मानता है इनको कि यार दे आर डूइंग फाइन इन देयर लाइफ एंड दे मेंटेन हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो ये ऐसे कोई बेचारे इंडिया की तरह दंगा पीड़ित नहीं है, दे आर डूइंग फाइन इन देयर लाइफ। ऑलराइट, अब इसका एक बार हम मैप देख लेते हैं। ये देखो, ये तो मैंने आपको लास्ट वीक कराया ही था। ये रहा बेलारूस। बेलारूस में पता है ना क्या हो रहा है, लुकाशेंको वाला केस, कि वो 1992 से वो बना हुआ है प्रेसिडेंट और इलेक्शन में भी हर बार वही जीत जाता है। अब ये देखिए, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, एस्टोनिया का बॉर्डर नहीं लगता बेलारूस से। और ये आपको चीज़ याद रखनी है, मैंने पास्ट में जब इबोला हुआ था तब मैंने बच्चों को बोला था कि बच्चों क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में इबोला नहीं है। जब जिका हुआ था तब मैंने बोला था बच्चों को, बच्चों क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी लैटिन अमेरिकन कंट्री में जिका नहीं है। फिर क्या हुआ, जब ये ना एक इंडिया एक जहाज़ था इसका मलेशियन एयरलाइंस का, मलेशियन एयरलाइंस का जहाज़ था, और वो ना गायब हो गया, मिला ही नहीं। उसका नाम था समथिंग लाइक MA21 या MS21, समथिंग लाइक दिस। उसको ढूंढते रहे तो थाईलैंड से लेके और मलेशिया तक के एरिया में वो गुम हो गया। तब मैंने बच्चों को बोला था, बच्चों प्रीलिम्स में सवाल आएगा कि ये 4-5 कंट्री लिख देंगे, इंडोनेशिया और मलेशिया और थाईलैंड, और बोलेंगे कि इधर के मैप के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, इनको ऊपर नीचे लगाओ या लेफ्ट राइट पे लगाओ। ये भी आया था। और मैं आपको बता रहा हूँ ये सिमिलरली कैटालोनिया, कैटालोनिया में मैंने बोला था बेटा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंडम की बातें चल रही हैं। मैं आपको रिपीटेडली बोल रहा हूँ, यूपीएससी इसी तरीके से काम करती है। वो उनको पता है कि बच्चों ने ये तो पढ़ लिया होगा कि बेलारूस में कोई ना कोई वो चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, और लोग इकट्ठे हुए हैं अपने डिक्टेटर के खिलाफ, यूरोप के लास्ट डिक्टेटर के खिलाफ। लेकिन यूपीएससी को पता होता है कि यार सीरियस स्टूडेंट हुआ है जिसको कम से कम मैप में पता तो हो कि पढ़ता कहाँ है ये बेलारस। तो बच्चे इसका एस्टोनिया के साथ मैप नहीं लग रहा है, ये आप याद रखना। लाटविया के साथ लग रहा है, लिथुएनिया के साथ लग रहा है, ठीक है। तो चलो, ये मैप आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये देखो बाल्टिक सी है इधर, ये देखो बाल्टिक सी के साथ लग रहे हैं, इधर लग रहे हैं, इधर लग रहे हैं, इनको हम बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज। जो ये वाली कंट्रीज हैं ऊपर वाली, इनको हम नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं। ये मैं आपको फिर किसी दिन कराऊंगा। तो क्लियर है आपको, बिल्कुल। चलें आगे नाउ। तो बाल्टिक नेशन बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आता है बच्चे चाइना। चाइना ने बहुत परेशान किया हुआ इंडिया को। तो चाइना क्या कर रहा है, टू एयर डिफेंस पोजीशनिंग्स बना रहा है। कहाँ पर, 2017 के डोकलाम वाले एरिया पे। अब जिसने अभी प्रिपरेशन शुरू किया उनको मैं अभी करवा रहा हूँ डोकलाम इशू ना अभी साथ में। और नाकुला सिक्किम में एक एरिया है उधर। अब पहले ना हम क्या करते हैं, थोड़े से की फैक्ट्स देख लेते हैं। नाकुला क्या है, नाकुला देखो, ये ना जो बड़े बड़े पहाड़ है इस तरह से,
इसके बैक साइड पे एक सिविलाइजेशन रहती होती है, आगे दूसरी सिविलाइजेशन रहती होती है, लेकिन बीच में ना इस तरह के पासेस बन जाते हैं जहाँ से पहाड़ों के पीछे से पहाड़ों के आगे आया जा सकता है। दीज पासिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिकली इन पासिस से निकल निकल कर ही दुनिया भर में ट्रेड हुआ है। सो ला बोलते हैं पास को, एल ए को बोलते हैं पास को इन पहाड़ी लैंग्वेज में, इधर की लैंग्वेज में। तो नथुला है, नकुला है, कोई भी है, ला बोलते हैं हम पास को। सिमिलरली जैसे चू बोलते हैं वाटर बॉडी को, सी एच यू, ठीक है, उधर की लैंग्वेज में। तो इससे आप एग्जाम में थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगी। तो अब नकुला क्या है, ये पास है बहुत ज़्यादा हाइट पे, कि मतलब इतने बड़े बड़े पहाड़ों पर भी ऐसे करके पास बना हुआ है जहाँ से आप ऐसे आ सकते हो मीन सी लेवल के, कहाँ पर, सिक्किम में। और वेयर इज इट लोकेटेड, अहेड ऑफ मुगुथैंग और चो लामू, सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता। तीस्ता रिवर पे भी क्वेश्चन आया हुआ था अभी थोड़े साल पहले, मतलब हार्डली 3 साल पहले यूपीएससी ने पूछा था। ऐसे स्टेट्स लिख दी थी कि इनमें से कहाँ से तीस्ता नहीं निकलती, और बच्चे सिक्किम लिखाए। हेयर आई एम टेलिंग यू, सिक्किम से ही तो वो निकल रही है, क्यों नहीं निकल रही है, देखो, ठीक है। सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता है ये नकुला। तो इधर से एक नकुला जगह हो गया यहाँ पे इसके पास में। और डोकलाम, डोकलाम कहाँ है, डोकलाम है भूटान में। ओके, इट लाइज ऑन भूटान चाइना बॉर्डर नियर इंडिया, ये बहुत इंडिया के करीब है। इट इज लोकेटेड बिटवीन तिब्बत चुम्बी वैली टू द नॉर्थ एंड भूटान हा वैली टू द ईस्ट एंड इंडिया सिक्किम स्टेट टू द वेस्ट। अब ये तो मैंने आपको इशू बता दिया, ये वर्ड्स बच्चे यू मस्ट 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 रिमेंबर। नकुला क्या है और डोकलाम का ये क्या है, यू मस्ट रिमेंबर। हाउएवर मैं अब आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ जियोपॉलिटिकली क्या सिस्टम चल रहा है। ये देखो, ये आ गया इंडिया, इस तरह से ये जा रहा है हमारा सारे जहां से, अच्छा दिस इज आर इंडिया। ओके, नाउ लुक एट सिक्किम। सिक्किम इज सैंडविच्ड बिटवीन नेपाल एंड भूटान, इन दोनों के बीच में आता है सिक्किम। और ये देखो, इधर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी ऐसे इंडिया आ गया। इसका मतलब इसके नीचे क्या है, बांग्लादेश। ये जो मैंने रेड किया है ये सारा बांग्लादेश है। ओके, दिस इज बांग्लादेश। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखूँ तो इंडिया क्या है, इंडिया ये रहा, ये ब्लू वाला पार्ट, दिस इज इंडिया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वो एक इससे आज आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्योंकि अब ना आपके अंदर आईआर को लेके थोड़ी मेच्योरिटी भी आ गई है ना, आप समझ पाते हो। नाउ यू सी व्हाई चाइना इज बीइंग सो पैली विद नेपाल। उसको लगता है कि हम इंडिया को वल्नरेबल कर दें। नेपाल, इधर भी हमारे अगर चाइनीज सोल्जर खड़े हैं, इधर भी हमारे चाइनीज सोल्जर खड़े हैं भूटान में, तो पहले तो हम इंडिया का सिक्किम ही अलग कर सकते हैं इंडिया से। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ तक आ जाते हैं, ये लो, तो ये इसके बियॉन्ड इधर इधर इंडिया का सारा नॉर्थ ईस्ट ही डिस्कनेक्ट हो जाता है इंडिया से, है ना। तो दैट इज अनदर थिंग दैट दे कैन डू। तो इसमें अब वापस आते हैं हम, ये देखिए बच्चों, ये जो एरिया है सिक्किम का, ये जो चाइना, ये वाला जो एरिया है, ये इधर से इधर, ये वाला जो एरिया है ये आता है चाइना का तिब्बत, जो ब्राउन कलर का है, इसको हम क्या बोलते हैं, इधर वाले एरिया को, इधर वाले एरिया को हम बोलते हैं चुम्बी वैली। और ये हो गया डोकलाम का एरिया। अब हुआ क्या है, व्हाट इज द डोकलाम इशू, व्हाट वाज द डोकलाम इशू बैक इन 2017। चाइना इधर आके भूटान में और इधर इधर अपने ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ाने लग गया इधर डोकलाम के अंदर। इंडिया बोलता है कि यार ये तो भूटान का एरिया है और ये हमारा एरिया, इधर का इधर हमें, इधर भूटान है, वाई आर यू बीइंग सो एक्टिव हेयर। आपका तो उधर का चाइना है, इंडिया के बॉर्डर के पास इतनी एक्टिविटी क्यों कर रहे हो। इनफैक्ट चाइना ने भूटान को एक चीज़ भी बोली, चाइना बोलता भूटान को कि यार आप अपना ये वाला एरिया हमें दे दो, ये वाला एरिया आप हमें दे दो, बदले में इस तरफ यू कैन हैव ट्वाइस द एरिया एंड यू विल ऑल्सो हैव सो मच ऑफ चाइनीज
investment. That means China wants area here and China is happy to give Bhutan 2 times the area here because उनको पता है कि यार यहाँ पे एरिया अगर ले लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम यहाँ ही बैठ गए फिर तो हम प्रॉपर इंडिया के साथ बैठे हैं, फिर तो चाहे हम जब मर्जी इधर आके बैठ जाएं। तो इंडिया को ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम बोलते हैं ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही एक चीज़ और क्या बोली जाती है, चिकन नेक। यहाँ पे इंडिया बहुत वल्नरेबल है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी ये ना अब मतलब अब क्या, अब तो खैर वैसे ही कोविड हुआ है 2020, तो वैसे ही एक अजीब सा ही साल है। उससे पहले थोड़ी इकोनॉमी डाउन होगी 2015-16 के आसपास। बीजेपी गवर्नमेंट में ट्राई किया था मोदी ने कि भूटान जाके विजिट करके आया, सबसे पहली कंट्री भूटान थी मोदी की। व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट कंट्री ही विजिटेड, देन ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु गोज टू नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दिस कंट्री इन वाली स्टेट्स में। अदरवाइज हमें 70-80 साल में ना हमारी नॉर्थ ईस्ट की इंडिया के साथ में बहुत हारमोनियस और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन कर लेनी चाहिए थी। हमारे जो पुराने जो लीडरशिप थी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को उतनी प्रेफरेंस नहीं दी फॉर वेरियस रीजंस, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट को रिस्पेक्ट दी है पूरी, ऐसा नहीं कभी किसी ने बोला नेहरू जी के अलावा, बाकी सबने रिस्पेक्ट पूरी दी है, लेकिन वो नहीं हुआ, इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं हो पाए की। अब थोड़े से इनिशिएटिव लेने लगे थे, अब वैसे सिचुएशन ऐसी होगी। आई थिंक लाइक सर्टेन थिंग्स आर कर्स्ड इन लाइफ। तो ये है बच्चे, ये अगेन कमिंग बैक टू दिस थिंग, ये मैप आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यू कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट नो दीज थिंग्स टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स। मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूँ कि रीड लेस बट रीड क्वालिटी, अच्छे से पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन बहुत अच्छा पढ़ो। आप देखोगे कि यार पेपर उतना मुश्किल नहीं है ये, चाहे 2 लाख बच्चे पेपर दें, चाहे 5 लाख, चाहे 7 लाख। आई कैन नॉट एम्फेसाइज एनफ ऑन दिस थिंग कि सीरियस स्टूडेंट मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 40,000 से ज़्यादा नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड है यूपीएससी का, 40-50 हज़ार से ज़्यादा अच्छे बच्चे पेपर नहीं देते। ओके, तो आप बस कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो बार बार। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अब ये देखो, ये टॉपिक आज आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा क्योंकि आपको मैंने यू करा दिया है। नाउ टर्की इन मेडिटेरेनियन, क्या हो रहा है कि मेडिटेरेनियन सी में टर्की ड्रिलिंग कर रहा था बहुत ज़्यादा। वो बोलता कि यार यहाँ पे तो बड़े सारे रिसोर्सेज हैं, और ये रहा ये मैं बैठा हूँ, इसका भी मैं आपको अभी कराता हूँ कि ये हम बैठे हैं और हमारे साथ में ये सी लग रहा है मेडिटेरेनियन, हम यहाँ पे ड्रिलिंग करेंगे। Now, European Union says that the area where you are conducting your drilling activities, it is contested area. These are contested waters. How can you go and just drill wherever you want? So Turkey is acting like चाइना ऑफ मेडिटेरेनियन। जैसे आपने साउथ चाइना सी में देखा है ना कि वो जाके ऐसे पूरी वो कर रहे हैं बेसिकली ना। अदरवाइज भी नाउ दैट यू नो कि यूरोपियन यूनियन जो है उसने टर्की को अपने अंदर इंक्लूड नहीं किया, डिस्पाइट लाइक टर्कीज एफर्ट्स एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट टर्की ऑल्सो हैपन्स टू बी पार्शली यूरोपियन कंट्री। And now that you know that European Union wants to use Turkey as a buffer state against the Islamic Middle East. So Turkey है जो उसको लगता है कि यार you know what, now I am going to be the Islamic खलीफा, लाइक पूरी दुनिया की इस्लामिक कंट्रीज को मैं इकट्ठा करके इनके ऊपर मैं बैठूंगा टर्की, जैसे हम पहले हुआ करते थे ऑटोमन के टाइम पे। ऑटोमन एम्पायर की तरह ही हम इनके ऊपर बैठेंगे पूरी दुनिया की मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा करके, एंड देयर विल बी अ रिवाइवल ऑफ पैन इस्लामिया। उस लाइन में टर्की चल रहा है। अब हुआ क्या रिसेंटली, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एरिया में, जिसका मैं आपको अभी मैप दिखा रहा हूँ, वहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज के लिए टर्की ने ड्रिलिंग शुरू कर दी। काफ़ी एग्रेसिव गैस एक्सप्लोरेशन एफर्ट उसके स्टार्ट हो गए। तो उससे क्या हुआ कि ग्रीस, फ्रांस, साइप्रस, ये वाली कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रांस की एंट्री जो है वो बहुत बड़ी बात थी यहाँ पे कि फ्रांस भी इधर आ गया कि व्हाट आर यू इवन डूइंग, बिकॉज फ्रांस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटो कंट्री। So is Greece. Greece is also a NATO power. Now one more thing happens. अब क्या होता है यार कि EU बोलता है कि हमें क्या करना है कि वो जो टर्किश ऑफिशियल्स हैं, जो लोग
एनर्जी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं टर्की की, उनकी भी ब्लैक लिस्टिंग कर दो। इमेजिन कि जैसे इंडिया की कंपनी है ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन वाली, इंडिया अगर इंडिया के उन एम्प्लॉयज़ की भी, ऑफिशियल्स की भी ब्लैक लिस्टिंग कर दे यू कि यू गाइज आर डूइंग दिस, तो दैट मीन्स हम क्लियर कट इसको क्या देख सकते हैं, EU टर्की डिस्प्यूट हो गया ना, प्रॉपर EU टर्की डिस्प्यूट हो गया इन मेडिटेरेनियन। नाउ व्हाई दिस डिस्प्यूट, वही अगर ये ड्रिलिंग कर रहा होता फ्रांस तो EU ने कुछ नहीं बोलना था। व्हाई दिस डिस्प्यूट, बिकॉज एक फंडामेंटल तो प्रॉब्लम चल ही रही है ना EU और टर्की के बीच में, दैट आई हैव ऑलरेडी, इसके बारे में मैंने आपसे बात की है। तो इस फंडामेंटल प्रॉब्लम के बियॉन्ड जाके अब इनकी और ज़्यादा, मतलब दिस इज एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। अब लेटेस्ट टेंशन का आपको रीज़न पता लग गया कि टर्की की ड्रिलिंग वर्क जो है मेडिटेरेनियन आइलैंड ऑफ साइप्रस के पास हो रही है। ग्रीस की ही तरह साइप्रस भी EU का मेंबर है, तो EU ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इसमें ना। मैं आपको लेकिन आज एक चीज़ कराता हूँ, साइप्रस का इशू क्या है आपको ये समझना है, टर्की किस बेसिस पे ऐसा कर रहा है। बिफोर डूइंग दैट इशू, लेट्स टेक अ लुक एट दिस मैप। नाउ दिस इज मेडिटेरेनियन सी, ये रहा आपका नॉर्दर्न अफ्रीका, लीबिया, इजिप्ट, ठीक, इधर से मिडल ईस्ट। नाउ दिस इज टर्की, ये आपका टर्की हो गया और इधर हो गया ग्रीस। एक और मैप मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले रुको, ये देखो, ये बेटर मैप है अभी के लिए समझने के लिए। नाउ दिस इज टर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, ये सारे हो गए इधर, ये इजिप्ट, लीबिया। ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने बना दिया आपके पास में मोटा मोटा मेडिटेरेनियन से, ठीक, क्लियर। नाउ अब ये देखो आप, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये सारी कंट्रीज़ कौन सी हैं, EU कंट्रीज़। ये जो कंट्रीज़ हैं, ये हो गई टर्की, जिसको ये ऐड नहीं कर रहे हैं। नाउ जब इधर आ जाता है आपका साइप्रस, दिस इज साइप्रस। अब साइप्रस में क्या हुआ था ना बच्चे, यहाँ पे ना ग्रीस के लोग रहते थे, आइलैंड था, पुराने टाइमों में लोग यहाँ से छोड़ के उस आइलैंड में बस के चले गए, जैसे श्रीलंका में इंडियन चले गए, तमिल चले गए। और टर्की के भी लोग रहते हैं, टर्की के लोग कहते कि ये है हमारा आइलैंड, ग्रीस के लोग कहते कि ये है हमारा आइलैंड। यहाँ पे हो गए स्टार्ट इनके एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। जब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो बहुत साल पहले ग्रीस ने एक दो लोगों के कुछ और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके यहाँ पर कू करा दिया और इसके ऊपर कर लिया कब्जा, साइप्रस के इसके ऊपर, साइप्रस के ऊपर। जब ये हुआ तो फिर टर्की को भी प्रॉब्लम हो गई, टर्की ने भी कंट्रोल बना लिया इधर एक एरिया के ऊपर। ओके, ग्रीस, वो जो टर्किश लोग थे जो इस आइलैंड में, ये यहाँ भाग गए। समझ आया, मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि एक आइलैंड है हमारे पास जिसका नाम है साइप्रस, वहाँ पे ओरिजिनली टर्की के लोग भी रहते थे और ग्रीस के लोग भी रहते थे। ग्रीस के लोग रहने की वजह से ग्रीस वाले बोलते थे कि ये हमारा आइलैंड है, टर्की के लोग रहने की वजह से टर्की वाले बोलते थे हमारा आइलैंड है। ग्रीस ने क्या किया, यहाँ पे मिलिट्री के साथ में मिलके एक कू प्लान किया कि हम क्या करते हैं, यहाँ की सरकारी सुरकुर को गिरा के इसको ग्रीस का पार्ट डिक्लेयर करवा देंगे और ये फिर दिस आइलैंड विल बिलोंग टू ग्रीस। ये उन्होंने किया, टर्की ने को पता लगा, बाद में लड़ाई वड़ाई हुई, बाद में टर्की ने एक एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया, जैसे कि कश्मीर का कुछ एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में, कुछ इंडिया के कंट्रोल में, वैसा हो गया। अब जब ऐसा हुआ तो साइप्रस में फ्रीडम मूवमेंट चली और साइप्रस एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। अब जब वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि नाउ साइप्रस इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट अ पार्ट ऑफ, एक और पार्ट है साइप्रस का जो टर्की के कंट्रोल में है, ठीक। अब टर्की उस एरिया को क्या बोलता है वो साइप्रस का, एक थर्ड कंट्री साइप्रस का, लेकिन टर्की उस एरिया को क्या बोलता होता है, वो बोलता है कि दिस एरिया इज कॉल्ड द टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। वो सिर्फ टर्की ने एक उसको कंट्री डिक्लेयर किया हुआ है कि ये हमारी ही एक एक्सटेंशन है कंट्री की, जिसका नाम है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। ऑलराइट, तो आपको ये समझ आ गया कि इफ दिस इज, लेट्स से, इसको आप ऐसे समझ लो एक बार कि पहले अगर टर्की का बॉर्डर यहाँ ख़त्म होना था, अब टर्की का बॉर्डर
यहाँ खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि टर्की को लग रहा है ये वाला जो एरिया है दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस विच इज पार्ट ऑफ टर्की। अब एक चीज देखो, पहले अगर टर्की यहाँ ड्रिलिंग कर रहा होता तो किसी को प्रॉब्लम ना होती। टर्की बोलता कि यार मैं यहाँ ड्रिलिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे बॉर्डर के साथ है। लेकिन अगर टर्की अपना बॉर्डर ही यहाँ तक बता देगा तो अब तो टर्की यहाँ ड्रिलिंग करने लग जाएगा। उसको बोलेंगे भाई इतनी दूर क्यों आप आगे ड्रिलिंग कर रहे हो मेडिटेरेनियन सी में? तो बोलेगा अरे यहाँ तक तो मेरी वही है, कंट्री है, तो यहाँ तक मेरा बॉर्डर है। क्योंकि वो अपने आप को यहाँ तक मान रहा है। पूरी दुनिया टर्की को, ग्रीस वगैरह टर्की को यहाँ तक मान रहे हैं, वो अपने आप को यहाँ तक मान रहा है, तो इतना एरिया और उसके पास एक्सटेंशन हो जाती है। तो इस वजह से हो रही है प्रॉब्लम। वो इस सारे एरिया में अपना डोमेन बढ़ाना चाह रहा है फंडामेंटली। मतलब ड्रिलिंग वगैरह तो बहाने हैं, असली में टर्की को है कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे अब मैं अपना डोमेन बढ़ाऊं, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो एरिया है ये सारा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है ना। ये सारा अफ्रीका, फ्रॉम मोरक्को टू अल्जीरिया टू टूनिशिया टू लीबिया टू इजिप्ट, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक उसको लगता है कि हम अपनी क्यों नहीं बना लेते एक यू टाइप चीज़। तो प्राइमरली तो पावर स्ट्रगल है ये, लेकिन वो पावर स्ट्रगल की मैनिफेस्टेशन क्या है, ये रही। तो ये देखो, यहाँ तक का एरिया जो है वो ग्रीस क्लेम करता है। यहाँ तक का एरिया जो है इधर तक टर्की का हो गया, इधर तक लीबिया का हो गया। सिमिलरली इधर अगर आप देखोगे यहाँ तक, मतलब आधा एरिया हो गया इजिप्ट का। ये है पानी। बेसिकली होता क्या है ना, से दिस इज कंट्री 1 एंड दिस इज कंट्री 2, और इनके बीच में आ रहा है समुद्र। तो क्या होता है कि ये 200 नॉटिकल माइल तक ये इसका एरिया माना जाता है ड्रिलिंग वगैरह करने के लिए। और इस कंट्री के बॉर्डर से भी 200 नॉटिकल माइल तक इसका एरिया माना जाता है ड्रिलिंग करने के लिए। ठीक, नॉटिकल माइल क्या होता है? आपका यूजुअल जो माइल होता है वो 1.6 किलोमीटर का होता है। नॉटिकल माइल आई थिंक 1.8 किलोमीटर का होता है। बाकी आपको भरत सर ज्योग्राफी में बताएंगे ज़्यादा। ठीक, सिमिलरली तो देखो, इधर से इधर का एरिया कंट्री 1 का हो गया, इधर से इधर का एरिया कंट्री 2 का हो गया। और अगर जो एरिया बीच में बच गया, से मान लो कंट्री 1 कंट्री 2, इन दोनों के बीच में 600 नॉटिकल माइल का डिफरेंस है। 600, तो 200 इसका हो गया, 200 इसका हो गया, और जो बीच का 200 है वो पूरी दुनिया का हो गया। वो ग्लोबल कॉमन्स है, वो किसी का नहीं है। ठीक, इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर लेट्स से मान लो टोटल एरिया ही इतना हो, कंट्री 1 कंट्री 2, और पूरा टोटल एरिया ही जो है वो 100 नॉटिकल माइल है इनके बीच में, से मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एरिया ही 100 नॉटिकल माइल होता, फिर क्या होना था? फिर 50-50 हो जाता है। आधा इधर इनका, आधा इनका, सेंटर में मान लिया जाता है। ओके, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ से लेके ऑन दी अदर हैंड अगर ऐसा हो, आई एम सॉरी, ऑन दी अदर हैंड अगर ऐसा हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक से 700 नॉटिकल माइल का समुद्र है लंबा, तो 200 तक ग्रीस ड्रिलिंग कर सकता है, 200 तक इजिप्ट कर सकता है, और बीच का जो 300 है वो ग्लोबल कॉमन्स है, वो उस पर वो किसी का नहीं है। ऑल राइट, तो दिस इज हाउ द इशू ग्रीस और टर्की का चल रहा है। तो अब आपको साइप्रस का समझ आया कि हुआ क्या। साइप्रस वॉज स्प्लिट अलोंग एथनिक लाइन्स इन 1974। हुआ क्या था कि सपोर्टर ऑफ यूनियन जो थे और ग्रीस, उन्होंने कू कर दिया। जब उन्होंने कू कर दिया तो फिर टर्की ने इन्वेड कर दिया कि अरे ग्रीस तो बहुत स्मार्ट एक्ट कर रहा है भाई। ग्रीस ने उसमें से टर्की ने अटैक कर दिया। करने के बाद नॉर्दर्न जो ग्रीस साइप्रस था वो अपने पास रख लिया, और बाकी जो कंट्री थी वो इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दी वर्ल्ड वाइड। वो साइप्रस बन गया, और ये बन गया टर्की ऑक्यूपाइड साइप्रस, जिसको आप बोल सकते हो। ठीक, क्लियर, आपको समझ आ रहा है? तो दुनिया में, सारी दुनिया में अगर आप देखोगे एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट पावर। आईआर इज ऑल अबाउट, मेरे को ऐसा लगा हमेशा से कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज ऑल अबाउट पावर, पावर स्ट्रगल है। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। ये मैंने ना एक शीट आपके लिए डाली है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने वैसे तो आपको मैप पूरा ये करवा ही दिया है, ये देखो, और आपको ज्योग्राफी वाले सर बहुत डिटेल में करवाएंगे। आई एम प्रिटी श्योर दैट भरत सर विल बी वेरी हैप्पीली सरप्राइज, क्योंकि आपने पहले आईआर कर लिया है तो आपको पहले से ही सारी जगहों का पता होगा। पर ये देखो, अगर हमने देखना है मेडिटेरेनियन सी को, तो क्या कर रहा है ये,
ये देख रहे हो आप, ये इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ से स्टार्ट होता है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिससे जो कि कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से। अब आप पूछोगे स्ट्रेट क्या होता है? से ये देखो, एक पूरा ओशियन हो यूं, और एक फिर छोटी सी नैरो वाटर बॉडी जो दूसरे ओशियन से उसको कनेक्ट कर दे। ये ओशियन वन, ये ओशियन टू, और ये एक इधर से लेकर इधर तक, ये एक नैरो चैनल ऑफ नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। तो ये देखो, इतना बड़ा अटलांटिक ओशन है पोर्चुगल के लेफ्ट में, मोरक्को के लेफ्ट में, और इतना बड़ा मेडिटेरेनियन सी है इसके स्पेन के राइट में, मोरक्को के राइट में। और उसके साथ में क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो उसको कनेक्ट कर रहा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये देखो, ये एक मैं दूसरे उससे बनाता हूँ, this small water body joining this large water body with that large water body। ओके, तो एक तो आप इससे आप मेडिटेरेनियन सी को देख सकते हैं। दूसरा क्या है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस, ये सब आते हैं। आपको ये बस पता होना चाहिए, धीरे धीरे आपको कराएंगे इधर, ये सारा का सारा ये भरत सर कराएंगे, बस मैं आपको कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहता था। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है जो चली है, हिंदू में आया हुआ था, ब्रिक्स इनोवेशन, ब्रिक्स इनोवेशन बेस, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब एक चीज़ तो हो गई आपके साथ में, आपको पता है कि ब्रिक्स क्या है, अभी हमने कल ही किया है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लास्ट में किसने ज्वाइन किया था? साउथ अफ्रीका ने। फर्स्ट मीट कहाँ हुई थी? रशिया के टाउन, है ना, येकिन्स्टेनबर्ग, ठीक है। और इंडिया में कहाँ सबमिट हुई थी? गोवा में, है ना, गोवा सबमिट हमने किया था। आपको इसका भी पता लग गया। अगर अब मैं आपसे पूछूं ब्रिक्स, अगर जिसने कल का लेक्चर देखा है, दे कैन टेल मी कि ब्रिक्स की अचीवमेंट क्या है? न्यू ब्रिक्स बैंक जो हम बोलते हैं, ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और दूसरी क्या है? करेंसी कंटीजेंसी जो इन्होंने बनाई हुई है। तीसरी क्या है? रेटिंग्स एंड सो ऑन। अब ये सुनो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले, बिफोर कवरिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स अब आपको पता लग गया, ये कलेक्शन ऑफ 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज, जिनके बारे में ऐसा बोला गया था कि बाय 2050 इनकी जीडीपी विल सरपास द जीडीपी ऑफ G7 कंट्रीज। ये यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सब पीछे रह जाएंगे और ये कंट्रीज आगे आएंगी, ऐसा माना गया था। नाउ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ आपको पहले हल्की से डिस्कस करना, सो दैट यू अप्रिशिएट दिस थिंग मोर। वो है कि व्हाट इज़ 5G टेक्नोलॉजी। अब डिटेल में आपको कि इसमें क्या ऑर्थोगोनल क्या यूज़ होता है, क्या नहीं होता, वो राघव सर कराएंगे। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहता हूँ। मान लीजिए एक शहर है, कोई भी शहर, जैसे कि जी मेरा शहर लगा लीजिए आप, चंडीगढ़, दिस सिटी। लेट्स से टुमारो इंडिया क्या करता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजीज, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज, इन टेक्नोलॉजीज को इंडिया आगे लेके आना चाहता है। क्या सोचा कि अरे हमारा 1 किलोमीटर पे, हर एक 1 किलोमीटर पे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, क्या होना चाहिए, इंटरनेट के हिसाब से ट्रैफिक सिग्नल्स चलने चाहिए कि जहाँ पे भी कोई वो नहीं है, से मान लो रात हो गई, या जहाँ पे भी कोई ट्रैफिक नहीं है वहाँ पे सिग्नल्स ऑफ हो जाएं ताकि इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाए। जहाँ पे ट्रैफिक है वहाँ पे इस तरह से मैनेज हो जाए, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट करनी है मान लो आपको। आप पूरे के पूरे शहर, पूरी पुलिसिंग, एवरीथिंग यू वांट टू मेक देम वेरी स्मार्ट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थ्रू मशीन लर्निंग। आपको बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस करना है, इस तरह की चीज़ें आपको करनी है। सो डेटा प्रोसेसिंग, लार्ज डेटा प्रोसेसिंग, ठीक, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस तरह की चीज़ें करनी है, तो आपको चाहिए बहुत ज़्यादा स्पीड, बहुत ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड चाहिए ना। वो स्पीड आपके पास कहाँ से आएगी? वो स्पीड आने के लिए आपको चाहिए 5G टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली आपको यूपीएससी के लिए एज अ
journalists, you need to understand that in order to harness the use of artificial intelligence, internet of things, machine learning and so on, in order to achieve success at these, you need 5G टेक्नोलॉजी, जिसको हम सिंपलेस्ट टर्म्स में बोल दें अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट। बिल्कुल ठीक है। नाउ इंडिया में जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो अभी चल रही है वो चल रही है से 4G 3G, किसी भी कंट्री में जो चल रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है हमारे घरों में भी जो राउटर लगे होते हैं एयरटेल जियो वगैरह के, ये बनाती थी चाइनीज़ कंपनी जिसका नाम था हुआवी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती थी। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा था। नाउ व्हाट हैपन्स कि सबसे पहले यूएसए ने बोला, जिस बात को यूके ने अप्रूव किया, ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव किया और अब इंडिया ने भी मान लिया। वो क्या है कि ये कंपनी क्या करती है, बैकडोर से और अदरवाइज जो ये इक्विपमेंट्स देती है पूरी दुनिया में, उनमें ये डाल देती है बग्स, हार्डवेयर में है ना, बग्स डाल दिए। उससे क्या की जाती है फिर कंट्रीज की स्नूपिंग, ऐसा माना जाता है। यूएसए बोलता है, यूके बोलता है, ऑस्ट्रेलिया बोलता है। तो इस वजह से ऑल दीज कंट्रीज दे हैव डिसाइडेड टू नॉट वर्क विद चाइना एज फार एज दी 5G टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। आप लोगों को लग रहा होगा ना ये चाइना कैसी कंट्री है, व्हाट आर दे इवन एमिंग फॉर। एनीवेज, तो क्या हुआ कि अब रिसेंटली चाइना ऐसा बोलता कि हम क्या करते हैं, ब्रिक्स इनोवेशन बेस बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, चाइना के अंदर एक ब्रिक्स इनोवेशन बेस बनाते हैं जिसमें जो 5G टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस उन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम पूरे कॉपरेशन करेंगे। मतलब कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 5G टेक्नोलॉजी में पूरा कॉपरेशन करेगा। चाइना को लगा होगा कि यूएसए से तो अब मेरी 5G कॉपरेशन होगी नहीं, यूके से होगी नहीं, यूके नहीं करेगा तो फिर ईयू भी नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया से होगी नहीं, इन कंट्रीज़ को ही बेच देता हूँ, अब ये कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से चाइना को लगता है कि यार हम अपने आप को इधर पुश करते हैं, ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रहा है चाइना। तो वो बोलता है कि हम पूरा जी हम इनोवेशन करेंगे इकट्ठे, चाइना में ऑफिस बनाएंगे, हम आपको पूरा प्रमोट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हार्डवेयर प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करेंगे और पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से चलेंगे। बिकॉज ऐसा माना जा रहा है कि वेरी सून इन फ्यू डेकेड्स कंट्रीज विल शिफ्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपको फिर दोबारा वैसा लगने लग जाएगा जो कंट्रीज ये नहीं करेंगी कि देर आर टू टाइप ऑफ कंट्रीज, वन विच आर लिविंग इन 20th 21st सेंचुरी एंड अनदर विच आर लिविंग इन 10th सेंचुरी। मतलब इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी ज़्यादा ऐसा मानते हैं कि एक ह्यूमन सिविलाइजेशन क्वांटम लीप लेगी आगे। तो जो कंट्रीज साथ में ज्वाइन नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। ऑलराइट, तो अब क्या होता है, हियर इज द थिंग, तो चाइना पूरा इसको हुआवी के थ्रू उसको पुश कर रहा है। अब होता क्या है इसमें, कंट्रीज ने कैसे रिस्पॉन्ड किया जब चाइना ने बोला कि ऐसा करते हैं। रशिया बोलता कि फाइन वी आर विलिंग टू वर्क विद यू। रशिया तो बोलेगा, रशिया को इन एनी केस यूएसए नहीं बुला रहा, यूरोप नहीं घास डाल रहा, ऑस्ट्रेलिया भी उन्हीं के पीछे है, तो रशिया के पास में बड़ी लिमिटेड सी ऑप्शंस हैं। साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पे ऑलरेडी जो है, जो मेन उसके टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एयरटेल है या ये है जियो है, वैसे जो उधर जो प्रोवाइडर्स हैं उनको साउथ अफ्रीका में 3G 4G टेक्नोलॉजी जो है वो चाइनीज़ टेलीकम्युनिकेशंस ही दे रही हैं। तो इवन साउथ अफ्रीका ने भी थोड़ी विलिंगनेस दिखाई है। ठीक, उसके बाद ब्राज़ील क्या बोलता है कि हम पार्टिसिपेशन तो कर लेंगे बट इन ट्रायल, फाइनल कॉल नहीं लिया उन्होंने। ठीक, कि पहले करके देख लेते हैं, इफ दिस थिंग विल वर्क फाइन ओनली देन वी विल सी। इंडिया ने क्या बोला है तो आप देख लो कि अब ये क्या है, ब्रिक्स इनोवेशन सेल बनाने की बात हो रही है जिसके अंदर चाइना में इसका हेडक्वार्टर हो, 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाए। बट क्या बोल रहा है, ब्राज़ील भी ओके बोल रहा है, रशिया भी ओके बोल रहा है, ब्राज़ील थोड़ा कम बोल रहा है पर ना नहीं कर रहा है, साउथ अफ्रीका ओके बोल रहा है। इंडिया क्या बोल रहा है, इंडिया इज द ओनली कंट्री एंड राइटली सो इन द ग्रुपिंग विच इज लीनिंग टूवर्ड्स एक्सक्लूडिंग चाइनीज पार्टिसिपेशन। इंडिया बोलता है ना,
चाइना के साथ नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट ये पॉसिबल भी नहीं है। अभी तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन किए हैं और टिकटॉक वगैरह एंड ऑल दैट। चाइना की इन्वेस्टमेंट टाइटन की है कि इंडिया में आके चीज़ें खरीद खरीद के सारा इंडिया को वो अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जब वो गैल्वन वैली में प्रॉब्लम हुई है, जो अक्साई चीन वाले एरिया में, तभी इंडिया ने सब कुछ बैन ये बोल के किया है कि दीज आर थ्रेट टू सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। आप ऑन वन हैंड तो आप क्या कर दो, चाइना की ऐप्स बैन कर दो। दूसरी बात पे आप क्या बोलोगे, अच्छा अच्छा ब्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है, चलो हम चाइना की 5G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो दैट इज समथिंग दैट इंडिया विल नेवर डू। ओके, तो इंडिया की इंटेलिजेंस असेसमेंट क्या बोलती है, वो यही बोलती है कि यार अब तो वैसे ही जो भी चाइना से इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा उसकी सिक्योरिटी ऑडिट होगी। बिकॉज चाइना हुआवी के थ्रू पूरी दुनिया की बगिंग करके उन्होंने पूरी दुनिया से इंटेलिजेंस गैदरिंग की है। ठीक, तो इसमें क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक्स हों चाइनीज़ कंपनी के और चाइनीज़ मिलिट्री के। बिकॉज देर इज़ नो सच थिंग एज कि यार अब जैसे इंडिया है, इंडिया में वैसा है कि डाबर के नाम की कोई कंपनी है, उस वो अपनी जगह काम करी जा रही है और से बीजेपी की गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। ठीक, लेकिन इमेजिन कि अगर डाबर कंपनी जो है वो अपनी सारी इंटेलिजेंस, कौन कौन बंदा कौन से घर में रहता है और कहाँ कहाँ पे अपने प्रोडक्ट दिया है, सारा कुछ इंडिया की मिलिट्री को देने लग जाए, सो दैट इज समथिंग पॉसिबली हैपनिंग इन चाइना। तो इंडिया ने क्लियर बोला है कि यार जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमारे इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पे टेंशन कम नहीं होती, इशू रिजॉल्व नहीं होते, तब तक ये सब तो पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट रिटर्न टू नॉर्मलसी। ऑलराइट, नाउ इंडिया के लिए ऑप्शन क्या है, फिर इंडिया के पीछे रह जाए कि ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका ये 5G टेक्नोलॉजी में पूरी इनोवेशन करे और इंडिया पीछे रह जाए, तो ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स में आ सकता है। व्हाट इज यूके 5G क्लब? ये मुझे लग रहा है इस बार 2020 के ही प्रीलिम्स में ना आ जाए। ये क्या है, इट, अब ब्रिटेन बोल रहा है सेम चीज़। ब्रिटेन बोलता है कि यार मतलब ब्रिटेन उससे पहले बोल चुका है, अब ब्रिक्स बोल रहा है हम भी करते हैं। ब्रिटेन ने क्या बोला था कि यार हम 10 डेमोक्रेसीज उठाते हैं और उनका एक 5G क्लब क्रिएट करते हैं। वो 10 डेमोक्रेसीज कौन सी होंगी, G7 कौन सी है, यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली एंड कनाडा। यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली एंड कनाडा। हम ये G7 कंट्रीज उठाते हैं, इसमें हम 3 कंट्रीज और ऐड करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया। ये 10 जो डेमोक्रेसीज हैं ये बनाती हैं अपना एक क्लब, जिसमें क्या हो रहा है, 5G का हार्डवेयर, 5G टेक्नोलॉजी का हार्डवेयर, 5G टेक्नोलॉजीज का सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट एप्लीकेशंस, जो भी 5G से रिलेटेड है हम शेयर करके एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं यूके 5G क्लब। It will aim to create alternative supplies of 5G equipment and other technologies to avoid relying on China, or in other words to contain Chinese snooping। ठीक है, तो ये आज का जो मेन इशू था। सो विद दिस वी वाइंड अप दिस वीक्स करंट अफेयर्स ऑन IR। आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट वेंसडे। तब तक आपका सारा IR भी कवर हो जाएगा, आपकी 2-3 क्लासें इकोनॉमी की भी लग चुकी होंगी। अगले वीक से आप देखोगे जैसे आज हुआ है कि मैंने आपको टर्की कराया, तो आपको ना बैकग्राउंड ऑलरेडी पता है कि हाँ यार EU और टर्की दे आर नॉट गेटिंग अलोंग वेल। मैंने आपको ये ब्रिक्स कराया तो आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड पता है कि ब्रिक्स क्या है, 5G क्या क्या इशू चल रहा है। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आपका हर वेंसडे इज गोइंग टू बी अ केक वॉक। आपको बस अपने एग्जिस्टिंग जो नोट्स होंगे आपके जो GS PCM वाले, उन्हीं में बस चीज़ें ऐड करते रहना है, आपका सारा IR हो जाएगा। ना आई कैन गारंटी 2021 में आप मेरे पास में एक चीज़ ला के दिखा देना IR की प्रीलिम्स या मेंस में जो आपसे नहीं हुई, पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर करेंगे। ऑलराइट, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।